नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला घरानों की परंपरा, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्वालियर घराने के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। आपने तालीम ली है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी से और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से। आपका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। कई छात्र छात्राएं आपकी शागिर्दी में उच्च तालीम प्राप्त कर संगीत के क्षेत्र में परचम हासिल कर रहे हैं। आपने कई किताबों की रचना की है, कई शोध पत्र आलेख लिखे हैं, जिनके जरिए आप संगीत इस विधा को जन जन तक पहुंचा पाई हैं। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से इनके साथ तबले पर हैं लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर इनके साथ हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो हम सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे दो कलाकार गगनजीत कौर जी और लाल बाबू राय जी, आप सभी का स्वागत है। सरिता जी, हम लगातार इस श्रृंखला के ज़रिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने को आराम से और बड़ी आसानी से मिलवा पा रहे हैं। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि अपनी मिट्टी की खुशबू आती है, चाहे वो किसी भी देश प्रांत में क्यों ना रहते हों। इन लेक्चर्स के माध्यम से आप पहुंच रही हैं, आपके लेक्चर्स पहुंच रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और चाहेंगे एक बार फिर आज आप ग्वालियर घराने के बारे में चर्चा कर हमारे सभी देखने वालों को लाभान्वित करें। ज़रूर। जैसे आपने बोला कि हमारे देश की जो है मिट्टी, उसकी खुशबू जो है इन घरानों से जो है आती है। तो घराने जो हैं, देखिए कितना सुंदर एक सांस्कृतिक समन्वय जिसे कहेंगे। घराना शब्द कहाँ से आया, घराना शब्द का अर्थ क्या है, ये तो आपको हम बता चुके हैं। घराने वास्तव में हम एक तरह से इन शॉर्ट हम उनको कह सकते हैं एक जातीय समूह कहेंगे, जहाँ पर कि गुरु और शिष्य जो है एक परंपरा, एक धरोहर जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो घराना कह सकते हैं हम, बिल्कुल कंसाइज वे में जो मैंने आपको एक परिभाषा बताई। घराने में गुरु और शिष्य का होना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है यही घराने को जो है आगे बढ़ाती है। अब घराने, बहुत से घराने हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि स्थान विशेष से जुड़े हुए घराने हम कह सकते हैं। जैसे कि आज हम एक घराना लेंगे, उसका नाम है ग्वालियर घराना। इसी प्रकार से इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर अतरौली घराना या रामपुर घराना, अलग अलग जो स्थान हैं उनके नाम पर जो है घरानों के नाम रखे गए। व्यक्ति विशेष के नाम पर भी घराने मिलते हैं, जैसे अलादिया खां, इनके नाम से जो है घराना मिलता है। तो घराना व्यक्ति या स्थान, इन नाम जो है इनके लेकर, उसको लेकर घरानों के नाम दिए गए हैं। ये क्यों रहे, किस प्रकार से रहे, क्या परिस्थितियाँ रही, ये सब मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। घरानों की जहाँ तक बात करते हैं, तो घरानों में जो गुरु का जो शिष्य होगा, उसको जो एक नियम या जो एक परंपरा उस घराने की रही, उसका निर्वाह करना जो है ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, तभी तो वो घराने की जो है एक ख़ास बात कहें कि घराने की जो ख़ासियत है, घराने की जो विशेषताएं हैं, उनको वो कायम रख सकता है और तभी वो विशेषताओं को वो आगे भी पहुंचा सकता है। तो ये जो है नियमों का पालन करना, या हम कहें कि घरानों की जो विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनका निर्वाह करना जो है शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक जो घराना है उसका एक न एक कोई ऐसा महान व्यक्ति या गुरु होता है जो उसका प्रवर्तक कहें या उसका संस्थापक कहें, या जिसने उस घराने की नींव रखी है। तो हर घराने में जो है एक प्रवर्तक, एक संस्थापक जो है वो रहा है, और उसी की जो परंपरा है, यानी उन जो संस्थापकों के द्वारा जो उस घराने को विशिष्टताएं दी गई हैं, जो ख़ासियत है या उसकी जो, ऐसे हम कहें कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो फीचर्स हैं, उसको आगे तक जो है शिष्य परंपरा ने उसको आगे तक पहुंचाया है। और ये आगे तक पहुंचाने में सिर्फ ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ गुरु की बात को हूबहू वैसे के वैसे, जैसे कहते हैं ना, फ़ोटोकॉपी की तरह आगे बढ़ाना, ऐसा नहीं।
गुरु ने तालीम तो दी, उस तालीम को आगे बढ़ाने में शिष्यों ने भी अपना कुछ योगदान दिया। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी जो एक लगन थी उसको उसमें जोड़ा, और फिर उस जो रूप था, उसका जो वास्तविक रूप जो गुरु ने दिया था, या हम कहें कि इन प्रवर्तकों का या इन संस्थापकों के द्वारा जो उस घराने को जो विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया गया, उसमें शिष्यों ने भी अपना कुछ ऐड किया, और वो उसका जो स्वरूप था उस घराने की विशेषताओं का, या हम कहें कि घराने की शैलियों का, वो और खूबसूरत होता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। तो एक जाहिर सी बात है कि यदि किसी से तालीम ली जाती है तो तालीम का मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में, हम जहाँ तक बात करें भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत विश्व में अपना एक ऐसा संगीत है जो कि इतना रिच है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, उसमें इतनी डेप्थ है कि आप कहें कि एक राग यदि एक व्यक्ति विशेष गा रहा है और उसी परंपरा का कोई दूसरा शिष्य जो है उस राग को गाता है, तो वो उस राग का जो स्वरूप है उसमें बेसिक चीज़ें तो वही होंगी, जो आवाज़ की जो लगाम होगा, जो आवाज़ की जो का लगाव या उसकी जो विशेषताएं हैं उस घर वो तो रहेंगी, लेकिन साथ साथ वो शिष्य का गायन जो है बिल्कुल एक अलग ही स्वरूप लेके सामने आएगा। तो ये क्या चीज़ है, बिल्कुल रटी रटाई बात नहीं है। वो जो तालीम है उसको लिया, आत्मसात किया गया है, उसका चिंतन किया गया है, और अपना भी उसमें कुछ ऐड करके जब कोई चीज़ सामने आती है तो वो जो है उस चीज़ में, या हम कहें उस शैली में या उस घराने में जो है उसको वो बढ़ाती ही है। तो आज हम बात करेंगे ग्वालियर घराने की। ग्वालियर जो है एक स्थान है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर कि सभी को पता है। तो इस स्थान विशेष से जुड़ा हुआ जो एक शैली है उसको हमने ग्वालियर घराने के नाम से जाना है। और ग्वालियर घराने की जहाँ तक हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक घराने का एक मार्गदर्शक होता है। तो ग्वालियर घराने का जो मार्गदर्शक है, या हम कहें कि ग्वालियर घराने का जो आरंभ है वो नत्थन पीर बख्श इस नाम के एक महान व्यक्ति, महान कलाकार के साथ इस घराने को जोड़ा गया है। या हम कहें कि ग्वालियर घराने का संस्थापक या प्रवर्तक जो है वो नत्थन पीर बख्श रहे। लखनऊ के सुविख्यात कलाकार गुलाम रसूल, इनके दो पुत्र थे जिनका नाम था शक्कर खां और मक्खन खां। ये कव्वाल घराने से इनका संबंध है, और इनके आगे दो पुत्र हुए मक्खन खां के, जिनका नाम था मोहम्मद खां और नत्थन पीर बख्श। तो ये जो नत्थन पीर बख्श थे, इनको किसी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति रही कि इनको लखनऊ छोड़कर ग्वालियर आना पड़ा, और ग्वालियर ही इन्होंने अपना जो एक बसेरा कहें या कहें कि अपनी साधना, अपनी कर्म भूमि जो है ग्वालियर को चुना। तो ग्वालियर घराने का प्रवर्तक या संस्थापक या मार्गदर्शक जो है वो नत्थन पीर बख्श जी को कहा जाता है। और नत्थन पीर बख्श, जैसे मैंने कहा कि लखनऊ छोड़ के भी ग्वालियर आए और यहीं बस गए, और इनसे आरंभ हुई ग्वालियर घराने की परंपरा या ग्वालियर घराने की शैली। तो अब ये परंपरा कैसे आगे बढ़ी? नत्थन पीर बख्श जी जो थे उनके पुत्र हुए कादिर बख्श, और इनके 3 पुत्र हुए हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। तो अक्सर जो है हद्दू हस्सू खां साहब, ये 2 जो इनके पुत्र हैं, इनका नाम एक साथ लिया जाता है। तो इससे ये ज्ञात होता है या इससे समझ में आता है कि दोनों की गायकी जो है कितनी समान थी या कितनी एक दूसरे से मिलती थी। इसीलिए हद्दू हस्सू खां साहब, ये 2 नाम जो हैं ये एक साथ लिए जाते हैं अक्सर हम जब भी ग्वालियर घराने की बात करते हैं। तो हद्दू खां साहब का जो व्यक्तित्व था, जो हद्दू खां साहब जो सबसे बड़े थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावशाली था, और इनकी जो गायकी थी उसमें जो विशिष्टताएं थी वो कुछ इस प्रकार से थीं कि इनका जो स्वर का जो भराव था बहुत ही ख़ास था, इनका जो राग का विस्तार था वो बिल्कुल अलग था, और यहाँ तक कि कहा जाए कि रचना में शब्दों का जो लालित्य था, यानी ये साहित्य को भी पूरा जो है महत्व देते थे। साहित्य का जो है एक उसका जो लालित्य है रचनाओं का, यानी जो बंदिशें गाया करते थे उसमें जो एक ललितपूर्ण जो उनका एक स्वरूप था वो बहुत इम्पॉर्टेंट वो मानते थे। साथ ही साथ उनका जो भी बंदिश
या जो साहित्य गाया जाता था उसका कलापूर्ण जो है उसका उपयोग जो है उसको ये बहुत ही अहमियत देते थे। देखिए, साहित्य और संगीत की जब मैं बात करती हूँ तो साहित्य और संगीत जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक साथ चले तो सोने पे सुहागा। तो इतने बड़े कलाकार जो हैं ये भी साहित्य को जो है पूरा पूरा महत्व दिया करते थे। तो जहाँ तक कहा गया कि उनका साहित्य की बात तब आती है जब साहित्य का उच्चारण भी सही हो, यानी कि किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो उच्चारण की जहाँ तक बात आती है उसको ये हद्दू खां साहब जो है बहुत जो है उसको इम्पोर्टेंस देते थे। इसके अलावा और विशेषताओं में जो है स्थायी और अंतरे की तालबद्ध गंभीर व्याख्या, यानी जो स्थायी और अंतरा जो बंदिश का होता था उसकी जो है तालबद्ध गंभीर व्याख्या जो थी उसको ये बहुत अहमियत देते थे। गायकी की प्रतिष्ठा और लाग-डांट, ये यानी गायकी का जो एक ढंग है उसका जो अंदाज़ है, जो वाकई जो ग्वालियर घराने का को एक अपना एक अलग आयाम देता था, उसको बहुत ये महत्व देते थे। बंदिशों की शानदार बढ़त, यानी बंदिश जो गाई जाती थी उसकी किस प्रकार से बढ़त होती थी, एक विशिष्ट इनका तरीका था जिसको कि बहुत ही शानदार माना जाता था। और जो कि ये जब ग्वालियर की जो गायकी जो आज भी प्रस्तुत की जाती है उसमें भी आप ये खासियत जो है इसको पा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही सुरीली और बड़ी मधुर फिरत की जो तानें थीं हद्दू खां साहब की, वो बहुत ही मशहूर थीं और ये जो परंपरा थी ये आगे भी बढ़ी। हस्सू खां साहब का निधन जो है, यानी हद्दू खां साहब के जो दूसरे भाई थे हस्सू खां साहब, उनका निधन 1856 से 1859 इसके बीच का माना जाता है। अपने भाई से ये बहुत इनका लगाव था और अपने भाई की मृत्यु से इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्वालियर घराने की जब बात करते हैं तो उसमें हद्दू हस्सू खां साहब का नाम एक साथ लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कितनी आत्मीयता रही होगी, कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा होगा, कितना जो ग्वालियर घराने की जो शैली है उसके प्रति समर्पण रहा होगा। ये आप दोनों के जिस प्रकार से नाम लिए जाते हैं उसी से ही इस चीज़ का बोध होता है। तो अपने भाई की मृत्यु का हद्दू खां साहब को बहुत उससे उनको पीड़ा हुई, लेकिन संगीत के प्रति उनकी जो अपनी एक उनकी जो तपस्या थी वो उन्होंने जारी रखी और उनकी शिष्य परंपरा में जो है इसको जो आगे चल के उनके शिष्यों ने जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया, उससे हम इस बात का हमें पूरा प्रमाण मिलता है कि वो किस प्रकार से एक समर्पित जो गुरु थे। तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर अपनी तालीम अपने शिष्यों को दी। तो हद्दू खां साहब की जो संगीत के प्रति जो उनका समर्पण था, उनके शिष्यों को देखकर जो है इसका अंदाज़, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उनके शिष्यों में उनके पुत्र थे मोहम्मद खां और रहमत खां। इसके अलावा उन्होंने अपने भतीजे निसार हुसैन खां साहब को भी उन्होंने तालीम दी। उनके शिष्यों की जहाँ तक बात करते हैं तो उनके शिष्यों में पंडित वासुदेव बुआ जोशी, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, बन्ने खां, इमदाद खां साहसवानी, इनायत हुसैन खां और नज़ीर खां, ये उनके शिष्यों में थे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि गुरु की जो तालीम होती है या उस समय के जो गुरु थे वो अपनी तालीम को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखते थे, अपनी तालीम को वो जो सुपात्र था उसको देते थे, यानी उसके लायक, चाहे वो उनका अपना पुत्र हो या उनका कोई परिवार का कोई हो या उनके शिष्यों में कोई हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। उस तरह की खुलकर जो तालीम जो है वो उन्होंने अपने शिष्यों को भी दी, अपने पुत्र को भी दी और अपने परिवार के सदस्यों को भी दी, क्योंकि उनका मानना जो था वो ये था कि तालीम सुपात्र को देनी चाहिए। और उनकी जो शिष्य परंपरा ने जो आगे इस तालीम को का विस्तार किया, आगे उसका जो फैलाव हुआ, वो अपने आप में इस बात का द्योतक है या प्रमाण है कि गुरु ने जो है किस प्रकार से इस तालीम को, ग्वालियर घराने की इस परंपरा को जो है खुलकर अपने शिष्यों को दिया। हस्सू खां साहब जो हैं उनकी शिष्य परंपरा में जो है गुले इमाम, वासुदेव जोशी, सखाराम और बड़े बालकृष्ण बुआ, इन शिष्यों का नाम आता है।
अब हद्दू हसू खां साहब के बाद इनके एक भाई और थे, वो थे नत्थू खां साहब। और इनकी शिष्य परंपरा की जहाँ तक हम बात करते हैं, इनकी शिष्य परंपरा में इनके दत्तक पुत्र जो थे वो हुए निसार हुसैन खां, जिन्होंने कि हद्दू खां साहब से भी जो है तालीम ली। तो इनके दत्तक पुत्र जो थे, कहा जाता है कि दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया जो पुत्र है, तो दत्तक पुत्र इनके जो थे निसार हुसैन खां, उनको इन्होंने तालीम दी। साथ ही साथ जो है जियाजी राव सिंधिया भी इनके शिष्य रहे। तो इस परंपरा को इनके दत्तक पुत्र जो थे निसार हुसैन खां साहब, उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके शिष्यों में नाम आता है रामकृष्ण बुआ वझे, भैया गणपत राव, पंडित शंकर राव पंडित, पंडित एकनाथ पंडित। तो इन बड़े दिग्गजों का नाम जो है इनके शिष्यों में आता है। और आगे चलकर पंडित शंकर राव पंडित, इनकी शिष्य परंपरा में जो है राजा भैया पूंछवाले, पुत्र कृष्णराव, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित और काशीनाथ मूले, भैया मालवणकर जो है इनके शिष्यों में आते हैं। और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, इनके शिष्य परंपरा में बहुत से शिष्य हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं पंडित LK पंडित जी जो हैं, उनका नाम जो है आज के समय में सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर भी ग्वालियर घराने की बात आती है। और उनकी पुत्री जो है विदुषी मीता पंडित, वो भी ग्वालियर परंपरा को जो है आगे बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर जब हम ये बात कर रहे थे शिष्य परंपरा की, तो हमने उस्ताद हद्दू हसू खां साहब और नत्थू खां साहब जो है, इन्होंने जो ग्वालियर की जो परंपरा को आगे बढ़ाया अपने शिष्यों में, और उनके शिष्यों में ने जो है इसको आगे इस धरोहर को आगे बढ़ाया। और एक से एक जो है शिष्य जो है इस परंपरा के अंतर्गत हुए हैं, जिन्होंने कि इस परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसमें और उन्होंने अपना भी योगदान दिया। तो ग्वालियर घराने की जहाँ तक हम बात करते हैं, अभी तो बहुत से पड़ाव इसमें और आएंगे, लेकिन जब हम ग्वालियर परंपरा की शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे दिग्गजों के नाम आते हैं जिनके बारे में यदि हम जाने या उनके संगीत के प्रति उनका जो एक उनका योगदान है, इसको जानेंगे तो हमें वाकई सुनकर पढ़कर जो है एक आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से जो है ये तालीम बरसों से जो है संजो कर जो है गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर आज भी उतनी ही सुदृढ़ है, उतनी ही जो है विस्तृत है और निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक ग्वालियर घराने के बारे में आपको संक्षेप रूप में मैंने आपको बताया। तो जब हम ग्वालियर घराने की बात करते हैं तो ग्वालियर घराने की परंपरा में जो, जैसे मैंने घरानों की बात की कि मौखिक परंपरा है, ये संगीत की परंपरा मौखिक परंपरा है, चाहे आप कितनी भी रिकॉर्डिंग सुन लें, कितनी भी आप किताबों में देख लें, लेकिन जब तक गुरु शिष्य जो है आमने सामने जो है तालीम जब तक नहीं होती, तब तक वो बात जो है शिष्य के गले में नहीं उतरती। यानी उसको आत्मसात करने के लिए सीना बसीना तालीम होना बहुत ज़रूरी है, यानी गुरु के सामने बैठ के जो है तालीम लेना ये ज़रूरी है। और इस परंपरा में गुरु शिष्य जो परंपरा ग्वालियर की रही, इसमें ये चीज़ बिल्कुल हमें अपने इनके जो प्रवर्तक थे नत्थन पीर बख्श जी, उनसे लेकर आज तक के जो ग्वालियर घराने के जितने भी संगीतज्ञ हैं, उन सब में ये चीज़ हमें मिलती है। चलिए, ग्वालियर घराने की जब हम बात करते हैं तो ग्वालियर घराने में एक राग है, राग तोड़ी, उस पर गाए जाने वाली एक बंदिश लंगर कां करिया जिन मारो, 3 ताल में ये बंदिश है, ये अक्सर गाई जाती है। इसको पहले हम कुछ कोशिश करते हैं इसको गाने की, और उसके बाद आगे हम आपको ग्वालियर घराने के बारे में बताएंगे।
लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, मोर अंगवा लग जाए, मोर अंगवा लग जाए, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर सुन पावे मोरी सासन नदिया, सुन पावे मोरी सासन नदिया, दौर दौर घर आवे, लंगर का करिया जिन मारो, 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 का करिया जिन मारो, लंगर का करिया, लंगर का करिया, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर लंगर का करिया जिन मारो, लंगर लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो, लंगर का करिया जिन मारो। तो ये बंदिश अक्सर जो है ग्वालियर घराने के गायक जो हैं इस बंदिश को गाते हैं। राग भी बहुत खूबसूरत है, मियाँ की तोड़ी, और मियाँ की तोड़ी जो है मियाँ तानसेन का बनाया हुआ राग है। मियाँ तानसेन का ग्वालियर से भी बहुत गहरा संबंध रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्वालियर के जो नरेश थे राजा मानसिंह तोमर, उनकी जो पत्नी थी मृगनयनी, उनके द्वारा जो है संगीत की एक जो पाठशाला थी, वहाँ पर भी मियाँ तानसेन जो है उनकी तालीम रही। तो हम जो बात कर रहे थे, ग्वालियर की बात कर रहे थे, तो ग्वालियर घराने की जो खासियत है वो भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे गुरु शिष्य परंपरा की, यानी ग्वालियर घराने की बात कर रहे थे। तो ग्वालियर घराने ने ऐसे इस इतने बड़े बड़े दिग्गजों को जो है भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। इतने बड़े संगीतकारों का जो है इस घराने से उत्पन्न हुए हैं। तो उनकी जहाँ तक बात करें तो हम उनमें से कुछ संगीतकारों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ऐसे एक बहुत बड़े महान संगीतज्ञ रहे जिनका नाम जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। और इनका नाम लेते ही हम कहें कि जो आज वर्तमान समय में जो शिक्षण पद्धति है भारतीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, उसमें ये ऐसे व्यक्तित्व के संगीतकार रहे जिनका बहुत बड़ा योगदान है। यानी आज के समय में जो भारतीय संगीत को जिस प्रकार से एक बड़े आदर का, सम्मान का जो एक नज़र जो दी जाती है, उसमें
कहीं बहुत बड़ा योगदान जो है इन महान संगीत के पंडित का रहा, जिनका नाम जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है ये ऐसे एक स्तंभ माने गए हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के, जिनका जो सारा जीवन जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्थान में, उसको आगे बढ़ाने में और उसको जन जन तक पहुंचाने में इनका पूरा जीवन रहा। तो इनके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप स्वयं भी इस कल्पना में स्वयं ही उतरेंगे कि क्या बात रही होगी जो इन इतने महान पंडित जो रहे हैं ग्वालियर घराने के, इन्होंने किन परिस्थितियों में देखिए संगीत को नहीं छोड़ा और अपना सारा जीवन जो है इस धरोहर को दिया। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है, इनका जन्म 18 अगस्त 1872 में महाराष्ट्र के कुरुंदवाड़ नामक स्थान पर हुआ। और इनके पिता जो थे वे बहुत बड़े कीर्तनकार थे। इनके पिता का नाम श्री दिगंबर बुआ पंत ये था और स्वयं ही बहुत बड़े कीर्तनकार थे। और हरि कीर्तन की परंपरा यानी भक्ति रस से जो है ओत प्रोत ये परंपरा थी, इनकी परंपरा इनके पीढ़ी दर पीढ़ी इनके परिवार में थी। तो इनके पिता भी बहुत बड़े कीर्तनकार थे और स्वाभाविक था कि बचपन से ही जो है इनका संगीत के प्रति इनकी जो रुचि रही होगी या रुझान रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये भक्ति रस जो है वो अपना एक विशिष्ट स्थान या विशिष्ट अपनी छाप जो है वो रखे हुए था। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो हैं, इनको संगीत की जो कहा जाए कि सुरों की जो तालीम थी वो बचपन से ही अपने पिता से मिली। बचपन में इनको जैसे कि अपने पिता के द्वारा संगीत की तालीम तो मिल ही रही थी, साथ ही साथ जो है इनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही थी और इनको न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेज़ी का भी जो है इनको अध्ययन कराया जा रहा था, जो उस समय की परंपरा थी। तो एक बहुत ही तीव्र बुद्धि के ये थे बचपन से ही और अपनी न केवल संगीत साधना बल्कि अपनी बाकी की जो एकेडमिक्स जो कहा जाए या जो अन्य पढ़ाई के अन्य विषय थे उनमें भी ये काफ़ी तेज़ थे। लगभग 10 या 12 वर्ष की जो आयु इनकी रही, उस समय एक ऐसा हादसा इनके साथ हुआ जिसकी वजह से इनकी आँखों की जो है वो ज्योति चली गई और उसके बाद इनका इनकी जो पढ़ाई चल रही थी, जो एकेडमिक्स की बात थी, वो वहीं पर रुक गई। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ में कि इनको अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ संगीत की तरफ जो है इनको आना पड़ा और संगीत को ही इन्होंने अपने जीवन का मुख्य जो है ध्येय मान लिया। तो हम इनके बारे में अपने आगे की जो इस लेक्चर का जो आगे भाग है उसमें आपको बताएंगे और आपको जानकर और भी बहुत सी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से ये ग्वालियर घराने की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया।
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवन में इनके एक ऐसा समय आया कि एक ऐसी दुर्घटना इनके साथ हुई कि जिसकी वजह से इनकी नेत्रों की ज्योति चली गई और ये पूरी तरह से संगीत के क्षेत्र में आ गए और संगीत की तरफ ही इन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। जैसे कि इनकी नेत्रों की ज्योति चली जाने के कारण इनकी और जो शिक्षा है वो एकदम रुक गई। तो इनके पिता ने सोचा कि इनको क्यों ना हम ऐसे गुरु के पास भेजें जहाँ इनकी संगीत की तालीम जो है वो पूरी सही तरीके से हो और इनको कम से कम, क्योंकि ये संगीत के प्रति समर्पित थे, तो संगीत इनको पूरी तरह से जो है संगीत में ही इनको ढाला जाए। इस प्रकार से इनके पिता जो है थे, उन्होंने मिरज के एक बहुत बड़े विद्वान थे बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, इनके पास जो है अपने पुत्र को इन्होंने भेजा और उनकी शिष्यत्व जो है वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने ग्रहण की। कई वर्षों तक ये अपने गुरु के साथ रहे और गुरु का जो सानिध्य था जो इनको प्राप्त हुआ, उससे इनको संगीत के हर आयाम के बारे में जो है इनको नॉलेज हुई और जो है अपने गुरु के साथ ये न केवल इन्होंने तालीम ही ली बल्कि उनके साथ जो है जो भी संगीत सभाएं होती थी वहाँ ये जाया करते थे और इन संगीत सभाओं से इनको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिला। बड़े विद्वानों से जो है इनको उनको सुनने का, उनके पास बैठने का इनको मौका मिला। देखिए, संगीत में सिर्फ सीखना ही नहीं होता, संगीत में जो होता सुनना भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम संगीत के माहौल में जाते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम कुछ चीज़ें उसमें से ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात कि गुरु के साथ जब ये जगह जगह संगीत सम्मेलनों में गए या गुरु की सेवा करके गुरु के साथ रहकर जो है पूरी तरह से जो समर्पण भाव था, उसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा कि किस प्रकार से गुरु की जो एक घरानेदार तालीम या जो शैली है उसको इन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया। और ये कहा जाए कि 1896 में पंडित जी जो हैं संगीत शिक्षण जो है इनका पूरा हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है इन्होंने संगीत का जो एक अपनी शिक्षा पूरी करके इन्होंने आगे जो है उसका विस्तार जो है वो करना शुरू किया। 1896 के बाद अपनी संगीत की तालीम जो है ये पूरी करके ये इन्होंने भ्रमण शुरू किया। भ्रमण इन्होंने महाराष्ट्र से ही शुरू किया और महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों में ये गए और वहाँ जाकर इन्होंने संगीत का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो संगीतज्ञ हैं या कलाकार हैं उनकी बड़ी ही शोचनीय दशा है, यानी समाज में उनको सम्मान जो है वो प्राप्त नहीं है, उनको लोग बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उनकी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही शोचनीय है। तो ऐसा देखकर उनको बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि संगीत जो है, जो कि भारतीय संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण जो है एक आयाम है, इसके जो पुजारी कहें या कहें कि इसके जो इसकी जो साधक हैं, जो इसकी साधना करते हैं, यदि उनकी स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो तो कोई भी हो, कोई भी संगीतकार हो या कोई भी हो, उसको ये पीड़ा देने वाली बात है। तो इससे बहुत ही आहत ये हुए और वहाँ पर इन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक वे समाज में भारतीय शास्त्रीय संगीत को और भारतीय जो है संगीतज्ञों को एक सम्मान का दर्जा जो है वो न दिला पाएँ, या कहीं जब तक कि उनको पूरी तरह से जो है एक रिस्पेक्ट, अपना एक वजूद, अपना एक स्थान जब तक उनको न दिला पाएँ तब तक जो है ये बैठने वाले नहीं हैं। तो ये एक तरह से प्रतिज्ञा इन्होंने अपने जीवन में की और आप आगे जब उनके बारे में बताएंगे तो आप देखिए ताजीवन इन्होंने अपने इस प्रण को, अपनी इस प्रतिज्ञा का जो है निर्वाह किया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज के संदर्भ में जो संगीत का जो स्वरूप घर घर देखने को मिलता है, आज जो है संगीत जिस प्रकार से उसकी अर्चना की जाती है या जिस प्रकार से वो पूजित है, उसका कहीं पर श्रेय जो है वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को दिया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक तरह से इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था कि संगीत को किस प्रकार घर घर में जो है सम्मान प्रदान करवाएं, तो ये इन्होंने ताजीवन इसके लिए कार्य किया।
इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, अब ये बात आती है कि सबसे पहले उन्होंने जो संगीत में श्रृंगार रस जो है, जो जहाँ पर कि नायक नायिका भेद या हम कहें कि प्रेम प्रसंग की बात आती है, उसको उसके स्थान पर इन्होंने भक्ति रस को डाला, यानी आध्यात्म की तरफ जो है इन्होंने प्रेरित किया। जब बंदिशों को गाया जाता था तो वहाँ पर इन्होंने भजनों को भी बंदिशों के रूप में प्रस्तुत किया, और जब आध्यात्म या भक्ति रस से ओतप्रोत बंदिशें जो हैं वो पब्लिकली गाई जाती थी, तो क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी, घर प्रत्येक वर्ग का जो व्यक्ति था वो उसके अपनी एक आराधना के स्वरूप में कहीं या उसके प्रति आकर्षित होकर उन भजनों को या उन भक्तिप्रद रचनाओं को जो है वो गाता था। तो इस प्रकार से जो है कुछ समय के बाद ये देखा गया कि घर घर में जो है जो इस प्रकार का जो शास्त्रीय संगीत है, इन भक्ति रस की बंदिशों के द्वारा जो है घर घर में जो है उसका गायन होने लगा, उसका प्रचार प्रसार बढ़ा और समाज में भी इसके प्रति एक अलग तरह का आकर्षण बढ़ा, और समाज जो है अब धीरे धीरे संगीत की ओर आकर्षित होकर इसे एक सम्मान के रूप में जो है वो देखने लगा। तो जहाँ तक हम भक्ति रस की बात करते हैं तो एक भजन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो बहुत ही प्रचलित रहा और पंडित जी के समय से ही इस भजन को गाया जाता था। ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की दनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, विद्रुम से अरुणाधर, विद्रुम से अरुणाधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका सुचारु, सुभग नासिका सुचारु, सुभग नासिका सुचारु, लट 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 कनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र। तो ये इस प्रकार के जो भजन थे, इस प्रकार से जो भक्ति रस के जो पद थे, उनको जब बंदिशों के रूप में गाया जाने लगा तो किसी को भी संकोच नहीं होता था। शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि जो श्रृंगार रस के जो बंदिशें थी या प्रेम प्रसंग से जो ओतप्रोत जो बंदिशें थी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी कि ये भजन होते चले गए, और घर घर में जो है इन भजनों के द्वारा शास्त्रीय संगीत जो है घर घर में गाया बजाया जाने लगा। और इस प्रकार से शास्त्रीय संगीत के इस रूप से जो है सभी लोग जो है वो उसका जो प्रचार और प्रसार जो था वो बढ़ता चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि एक चेंज जो है समाज में लाने का कार्य जो है पंडित जी ने किया। तो ये इनकी एक बहुत बड़ा इनका योगदान था।
और क्योंकि इस चीज़ को वो आगे बढ़ाना चाहते थे तो इसलिए इन्होंने शीघ्र ही इन्होंने जो है लाहौर में जाकर जो है लाहौर के जो प्रतिष्ठित जो वहाँ के नागरिक थे उनमें जो है धीरे धीरे इन्होंने अपना स्थान जो है बनाना शुरू कर दिया। यानी उनमें इस प्रकार से जो है इनके कदम थे कि किस प्रकार से भक्ति रस को जो है वो बंदिशों के रूप में लेकर आए और रागों को इस प्रकार से रागों के बारे में जो जानकारी थी वो इन्हीं भजनों के द्वारा जो है साधारण जनता तक पहुंचना शुरू हो गया। और लाहौर जाकर इन्होंने जो है वहाँ पर जो है गांधर्व महाविद्यालय मंडल इस प्रकार से जो है एक संस्था का जो है उनका स्थापना उसकी करी, जो कि 5 मई 1901 में जिसकी स्थापना लाहौर में की गई। और एक जब कोई भी जो इंस्टीट्यूट खड़ा किया जाता है उसके लिए खड़ा करने के लिए धनराशि की ज़रूरत तो होती है। तो इन्होंने अपनी जो संगीत सभाएं करते थे उसमें जो उनको जो धन अर्जित करते थे उसके द्वारा इन्होंने जो भी अपनी जमा पूंजी थी वो सारी लगाकर इन्होंने लाहौर में सबसे पहले 1901 में जो है इन्होंने गांधर्व महाविद्यालय मंडल जो है उसकी स्थापना की। शुरू में तो इस मंडल में जो है बहुत अधिक विद्यार्थी नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जो है विद्यार्थीगण बढ़ते चले गए और वहाँ पर जो ये शिक्षा जो देते थे बिल्कुल एक तरह से बॉन्ड भरवा लिया जाता था विद्यार्थी से कि इतने वर्ष तक जो है इसकी तालीम होगी, उसके बाद आप विद्यालय में भी सिखाएंगे, उसके बाद आप अपनी पब्लिक परफॉर्मेंसेस जो है आप अपना करना चाहें वो आप अपनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक समर्पण का भाव जो था किसी भी संस्था के प्रति वो शुरू से ही जो था वो विद्यार्थियों में भरने के लिए शुरू से वो रहने वो उस प्रकार का भाव रखने के लिए कुछ कंडीशंस जो थी वो महाविद्यालय की रही और उसका विद्यार्थी को निर्वाह करना पड़ता था। तो ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कि हर वर्ग के जो है विद्यार्थी आकर शिक्षा ले सकते थे। और जैसे मैंने आपसे बोला कि बंदिशों में जो है इनका बहुत बड़ा जो योगदान था कि भक्ति रस की तरफ बंदिशों को का रुझान लेकर आना, उनको बंदिशों को का साहित्य भक्ति रस की तरफ लेकर आना, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट रहा क्लासिकल म्यूज़िक को आगे बढ़ाने में। तो इसके बाद इन्होंने 1908 में इन्होंने विजयदशमी के दिन इन्होंने मुंबई में आकर, जो उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इन्होंने महाविद्यालय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की दूसरी जो शाखा थी उसको 1908 में उसकी इन्होंने स्थापना की। तो यहाँ पर फिर वही बात आई कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से किस प्रकार से इस विद्यालय को स्थापित करने में जो योगदान रहेगा वो कैसे रहेगा। तो जलसे जो थे उस समय जो यानी संगीत के जो जलसे हुआ करते थे, या कहा जाए कि जो विद्यार्थियों से जो फीस ली जाती थी उसको इकट्ठा करके इन्होंने जो है एक किराए की एक स्थान लिया और वहाँ पर जो है संगीत जो है जिस प्रकार से लाहौर में संगीत शिक्षण होता था उसी प्रकार से मुंबई में भी संगीत शिक्षण जो है वो आरंभ हो गया। तो ये लगभग कुछ समय तक चलता रहा। हालांकि बहुत अधिक कर्ज इन्होंने लिया था इस महाविद्यालय के लिए, तो कर्ज़ को ये जो कुछ भी जमा पूंजी इनकी होती थी वो उस कर्ज़ को चुकाने में लग जाती थी। कुछ समय तक विद्यालय चला और बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे विद्यार्थी वहाँ से तैयार होकर निकले। लेकिन कहें कि 1915 में जो है इन्होंने इसी कर्ज़ को लेकर जो है एक ज़मीन ली और बम्बई में जो है ज़मीन लेकर महाविद्यालय जो उस समय तक उसी 1908 से ऐसे चल रहा था, तो उसको एक परमानेंट एक स्थान देने के लिए इन्होंने ज़मीन लेकर जो है इस महाविद्यालय मंडल को इन्होंने वहाँ पर आगे बढ़ाया। तो जैसे कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जो भी पैसा जुटा पाते थे उससे इस महाविद्यालय को उन्होंने चलाया। कुछ समय तक तो विद्यालय चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन 1923 के आसपास जो है इस विद्यालय पर इतना कर्जा हो गया पंडित जी के ऊपर कि उनको ये स्थान छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद भी नासिक चले गए और नासिक में भी कहा जाता है कि जो संगीतज्ञ है वो कहीं भी बैठ जाए वो अपनी दुनिया में ही रहता है। तो वहाँ पर उन्होंने संगीत की जो एक उसका जो कहा जाए कि उसके प्रति जो उनकी आराधना थी, जो तपस्या थी, वहाँ पर भी उन्होंने जारी रखी और वहाँ पर उन्होंने जो है रामायण कथा कहकर जो है
हर जगह रामायण कथा कह के इन्होंने जो कुछ भी इनके पास जो धन रहा उससे इन्होंने एक रामायण मंदिर की इन्होंने स्थापना की। तो देखिए सारा जीवन जो है इनका डेडिकेशन इनकी संगीत के प्रति रही। अब इनके जो इनका क्या मुख्य योगदान है, ये तो मैंने बताया किस प्रकार से उन्होंने इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग थी उसके लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, प्लस किस प्रकार से उन्होंने घर घर में जो है वो संगीत को पहुंचाया, पुनः उसको स्थापना करी। और संगीतज्ञों की जो स्थिति बहुत दयनीय शोचनीय थी, या कहा जाए कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था समाज में, वो इन्होंने दोबारा से दिलाई। यानी घर घर जो है संगीत गाया बजाया जाने लगा और एक बहुत ही आराधना की तरह इसको जो बहुत पूजनीय इसको माना जाने लगा। उनकी क्या विशिष्टताएं और रहीं जिसकी वजह से जो है भारतीय संगीत को बढ़ावा मिला? तो पहला तो जैसे मैंने आपसे बताया कि भक्ति रस जो था वो प्रमुख था। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय भावना जो थी उसको भी उन्होंने जो है आगे बढ़ाया अपने संगीत के द्वारा। राष्ट्रीय महासभा यानी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इनको बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, जहाँ पर कि वंदे मातरम जो है ये गाते थे। इसके अलावा और भी जो है राष्ट्रीय चेतना के जितने गीत थे उनको वहाँ पर उनका गायन करते थे। और देखिए जो वंदे मातरम तो इनका इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद इनके जो शिष्य रहे, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जैसे जो इनके शिष्य थे, उनका जो वंदे मातरम है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस समय उन्होंने 15 अगस्त के दिन जो वंदे मातरम गाया, वो आज भी जो है लोग उसको याद करते हैं। और इनके इस परंपरा में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर के तौर पे इस चीज़ को लिया गया कि वंदे मातरम जो है इन्होंने सिखाया अपने शिष्यों को और स्वयं भी इसका गायन किया। तो यहाँ कहा जाए कि राष्ट्रीय भावना से जो है, देशभक्ति से जो है ये ओतप्रोत थे। तो भक्ति का एक आयाम जो था ये भी था। इसके अलावा जैसे आपको बताया कि अश्लीलता और प्रेम प्रसंग को हटाकर इन्होंने जो है संगीत को जो रागबद्ध जो भजन थे उनको जो इन्होंने रागबद्ध किया। तो इस प्रकार से भक्ति का समावेश हुआ। शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि संगीत की जो एक पॉपुलैरिटी थी वो कम होती चली गई, तो उसके प्रति दोबारा से इन्होंने सम्मान दिलाया। आपका संगीत जो था बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का संगीत रहा, यानी जाहिर सी बात है भक्ति की तरफ था तो बहुत ही सात्विक था। उसमें कोई जो एक लौकिक जो एक संसार से जो जुड़ी हुई जो विषय थे वो न होकर परमात्मा से जुड़े हुए जो विषय थे, यानी मनुष्य और परमात्मा का जो संबंध था, इसको लेकर जो है इन्होंने जो पद थे, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी के रहे हों, चाहे वो सूरदास जी के रहे या मीराबाई जी के, उन पदों को उन्होंने जो है वो रागों में निबद्ध करके उनको आगे बढ़ाया। इनके शिष्यों में जो थे एक से बढ़कर एक दिग्गज शिष्य हुए, जिनमें पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जो कि कहा जाता है कि ही वॉज ओनली म्यूजिशियन हु परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ हिटलर, यानी हिटलर ने भी इनको आमंत्रित किया था, उनके सामने भी इन्होंने अपना गायन प्रस्तुत किया। तो पंडित ओंकारनाथ जी और प्रोफेसर B.R. देवधर, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, पंडित वामन राव बधे, पंडित शंकर राव व्यास और पंडित नारायण राव व्यास, ये एक से बढ़कर एक शिष्य जो थे, जिनको कि बरसों इन्होंने तालीम दी थी और उन्होंने इनकी परंपरा को, यानी अपने गुरु की इस धरोहर को आगे बढ़ाया। आज तक जो है इस परंपरा के बहुत से जो हैं शिष्य जो हैं वो अपना संगीत में अपना नाम कर रहे हैं, संगीत के प्रति अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी ऐसी पुस्तकें लिखी जो कि जन साधारण तक संगीत को पहुंचाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण का योगदान रहा, बहुत ही बड़ा योगदान जिसे कहा जाए। इसमें था संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, संगीत शिक्षण, राग प्रवेश जो कि 1 से लेकर 20 तक जिसके भाग हैं, राष्ट्रीय संगीत, व्यायाम के साथ संगीत और महिला संगीत, यानी बिल्कुल एक रोज़ की जो दिनचर्या होती है जनसाधारण के लिए, जो हम कहें कि जनसाधारण के जीवन में संगीत का कहाँ कहाँ जुड़ा हो सकता, उस सभी चीज़ों को लेकर जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी। और इन्होंने एक मासिक पत्रिका थी संगीतामृत प्रवाह, इसको इन्होंने जो है इन्होंने इसका संपादन भी किया, इन्होंने इस पुस्तक को, इस मासिक पत्रिका को निकाला।
पंडित जी जो हैं इनके शिष्यों में कहा जाए तो इनके पुत्र का भी नाम लिया जाता है पंडित डीवी पलुस्कर जी, जिनके की भजन, जिनके राग, जिनकी बंदिशों को आज भी आप जो है सुन सकते हैं इंटरनेट पर। तो हालांकि इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इस बड़े संगीतकार जिन्होंने कि इतना सारा जीवन जो है इस संगीतज्ञ ने भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। 21 अगस्त 1931 को महाराष्ट्र के मिरज में इनका स्वर्गवास हुआ। तो देखिए सारी ज़िंदगी जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी। इनके द्वारा जो स्वर लिपि यानी नोटेशन सिस्टम भी जो है वो बहुत पॉपुलर हुई। उन्होंने एक किस प्रकार से किसी भी बंदिश को स्वर लिपिबद्ध किया जा सकता है उसका अपनी एक अलग स्वर लिपि पद्धति इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की, और इस परंपरा को इनके शिष्य आज भी जो है उसका निर्वाह कर रहे हैं। 21 अगस्त 1973 में जो है भारत सरकार ने जो है एक डाक टिकट जो है वो जारी किया इनके सम्मान में, और ये आज भी हम कह सकते हैं कि इस परंपरा के जो इस घराने से संबंधित जो भी संगीतकार हैं वो आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो थी बात पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की। अब इनके बाद जो है बात आती है इनके पुत्र पंडित डीवी पलुस्कर जी की। पंडित डीवी पलुस्कर जी जो थे इनका जन्म जो है 14 मई 1921 में कुरुंदवाड़ में ही इनका जन्म हुआ। ये अपने माता पिता की 12वीं औलाद थी, यानी इससे पहले जो इनके 11 भाई बहन थे कुछ ऐसा बात थी कि ये कोई भी भाई बहन इनका जीवित नहीं बच पाता था, और इसीलिए इनके जन्म के बाद भी माता पिता को कोई बहुत अधिक उत्साह नहीं था कि पता नहीं ये बालक बचेगा भी कि नहीं। लेकिन भविष्य को कुछ और मंजूर था। इस बालक ने जन्म ही नहीं लिया बल्कि भारतीय संगीत के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया और ग्वालियर परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। तो हम जहाँ पर बात करते पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पुत्र जो है डीवी पलुस्कर जी, जिनका नाम था दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, तो इनकी बात करते हैं तो इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इनके द्वारा जो है बहुत सी ऐसी बंदिशें, बहुत से ऐसे भजन हैं जो कि आज भी जो है बखूबी गाए जाते हैं। तो एक भजन के साथ ही हम आज का ये एपिसोड यहीं पर संपन्न करेंगे। पंडित डीवी पलुस्कर जी का ये भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं को चोर न लेवे, खर्चे नहीं को चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति रस की जो
जो भजन थे इनको बंदिशों में जो है ढाल कर, जो बंदिशों का रूप देकर जो है जनसाधारण के सामने जो प्रस्तुत करना, ये इस परंपरा में जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की परंपरा को इनके पुत्र पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी ने भी आगे रखा। और आज भी ये भजन इतने ही बखूबी, इतने ही सुंदर तरीके से गाए बजाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान कहती हूँ ग्वालियर घराने का भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, और इसके बारे में हम आगे और जानेंगे अपने अगली की कड़ी में। और इससे हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरिता जी को। सरिता जी के माध्यम से एक बार फिर हमें एक नए घराने के बारे में जानने का मौका मिला। सरिता जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्वालियर स्थली है मियां तानसेन की, तो ऐसे में जब हम अगर मियां तानसेन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशंस की थी। ध्रुपद की अगर बात की जाए या फिर बहुत से नए राग उन्होंने ईजाद किए थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी घराने की जब हम बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो दिग्गज हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है उस घराने को बनाने में? बिल्कुल, उनका मैं कहूँ सिर्फ योगदान का सारा जीवन उस पर समर्पित होता है। हम किसी भी घराने की बात करें, अभी हम आपको ग्वालियर घराने की बात करें, जब हम आगरा घराने की बात करेंगे या हम किसी और घराने की बात करें, तो हर घराने में ऐसे बड़ी महान विभूतियाँ हुई हैं जिनका जीवन पूरा समर्पित हुआ है उस घराने की जो शैली है उसको आगे बढ़ाने में। तो इसीलिए शब्द प्रयोग किया जाता है धरोहर, निधि। तो इस धरोहर या इस निधि को उन्होंने गुरु से सीखा और उसको उतना ही ताजीवन संभाल कर रखा और उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ा योगदान होता है कि इन गुरुओं का, इन संगीतज्ञों का। तो जब हम ग्वालियर घराने की बात करते हैं तो अभी तो मुझे लगा कि ग्वालियर घराने का पिटारा तो अभी खुला है, इसमें से हमने 2 इतनी महान विभूतियों के बारे में बताया। आगे हम बताएंगे तो जो आप देखिए, मैं लगातार शिष्य परंपरा की बात बता रही हूँ, जहाँ मैंने शुरू की कि इसके प्रवर्तक जो थे वो नत्थन पीर बख्श जी थे। उनकी परंपरा कहाँ तक पहुँची और आगे कितनी फली फूली, इसके बारे में इन शॉर्ट जो मैंने पहले बताया, आगे भी आपको जानकर पता चलेगा कि वाकई कोई भी घराना बनने में सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान नहीं, बल्कि कई महान विभूतियों का योगदान रहता है और उनकी पूरी तपस्या रहती है, तब वो घराना जो है वो पूरी तरह से आगे आता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो एक घराना, एक धरोहर है जिसे हम कह सकते हैं। और जब धरोहर बनती है तो उससे पहले जो उस धरोहर से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने तप से, अपनी तपस्या से उसे सींचते हैं और तब जाके वो घराना बनता है। जिस प्रकार घर पर पिता जो है पूरे परिवार के लालन पोषण के लिए मेहनत कर करके एक एक कतरा जोड़ जोड़ कर जो है घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ये गुरु भी इन परंपराओं को, इन घरानों को बनाने के लिए, इनकी बढ़ोतरी करने के लिए निरंतर काम करते हैं, जिसके तहत आप अपने आप को उस घराने से जोड़ते हैं। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप जिस भी घराने से संबंध रखते हैं उसकी पूजा कीजिए, उसकी अर्चना कीजिए और यही कोशिश कीजिए कि आपने जो कुछ भी सीखा है उस ज्ञान को आप दूसरों को भी बांटें, जैसे कि हम सीईसी के लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते हैं विभिन्न विषयों से संबंधित। तो एक बार फिर से मैं सरिता जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। गगनजीत कौर जी, लाल बाबू राय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और एक नए घराने पर हम फिर से चर्चा करेंगे। आप सभी को नमस्कार।